बिना देरी के आपको मैं 3 एग्जिट पोल वो दिखाता हूं जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। पहला आंकड़ा माइंड ब्रिंक, ये एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी 44 से 49 सीटें जीत सकती है, 50 का आंकड़ा छू सकती है। एक ये है एग्जिट पोल जो आम आदमी पार्टी की वापसी दिखा रहा है। एक और एग्जिट पोल के सर्वेज एंड स्ट्रेटजीज, ये बोल रहा है आम आदमी पार्टी 44 सीटें जीतेगी और बाकी 26 बीजेपी जीतेगी। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा एग्जिट पोल जो आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहा है दिल्ली में, वो है जर्नो मिरर। वो कह रहा है आम आदमी पार्टी 45 से 48 सीटें दिल्ली में जीतेगी, बीजेपी 18 से 20। एक और एग्जिट पोल है, तो टोटल 4 हैं जो आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहे हैं। ये है वी प्रिजाइड, ये कह रहा है आम आदमी पार्टी 50 का आंकड़ा पार कर सकती है, 46 से 52 सीटें जीत सकती है और बीजेपी को मिलेंगी 18 से 23 सीटें। अब ये हैं वो सर्वे आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं जो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। पोल डायरी बोल रहा है बीजेपी 42 से 50 सीटें जीतेगी और आम आदमी पार्टी 18 से 25 पर रह जाएगी। अब अगला सर्वे जेवीसी, वो बोल रहा है दिल्ली की बाजी पलटने वाली है, बीजेपी 39 से 45 सीटें जीतेगी, 36 का बहुमत का आंकड़ा होता है, आम आदमी पार्टी रह जाएगी बहुमत से नीचे, मैक्सिमम जीतेगी 31 सीटें। अगला सर्वे पी मार्क कह रहा है बीजेपी 39 से 49 सीटें जीतेगी, आम आदमी पार्टी 21 से 31, यानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। यह अनुमान है पी मार्क के एग्जिट पोल का। अब ये एग्जिट पोल मैट्रीज बोल रहा है कांटे की टक्कर दिल्ली में, बीजेपी 35 से 40, आम आदमी पार्टी 32 से 37, बहुमत का आंकड़ा 36 है। तो इसका मतलब दोनों में से किसी की भी सरकार बन सकती है, यह मैट्रीज का कहना है। अब न्यूज 24 पर महा एग्जिट पोल की इस कवरेज में मेरे साथ विनोद शर्मा और विजय त्रिवेदी यहां स्टूडियो में हैं। बीजेपी से के शर्मा जुड़ने वाले हैं, आम आदमी पार्टी से निवांत शर्मा। कांग्रेस एग्जिट पोल पर अक्सर चर्चा जब होती है उसमें हिस्सा नहीं लेती है, लेकिन पंकज शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत। विजय जी, मोटे तौर पे ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी आगे, और जैसा प्रदीप जी भी कह रहे थे 80% एग्जिट पोल दिशा बता देते हैं। क्या दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पिए लोकसभा महाराष्ट्र हरियाणा की उस गलती के बाद, या लगता है आपको कि नहीं अभी भी गंभीरता से लेना चाहिए एग्जिट पोल्स को? नहीं मानक जी, गंभीरता से ले भी सकते थे, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी मेहनत करता है, लेकिन जितने अभी हम लोगों ने एजेंसीज के नाम देखे हैं उनकी विश्वसनीयता पर मैं कोई सवाल उस तरह से नहीं खड़े कर रहा, लेकिन मुझे उनकी विश्वसनीयता के बारे में या क्या प्रोसेस से किस तरह से किया गया है मैं उसके बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बात करता हूँ आज की पोलिंग को लेकर कि आज की जो पोलिंग हुई है वो होमोजीनस नहीं है। दिल्ली में अलग अलग सीटों पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग क्लास ने अलग अलग तरीके से वोटिंग की है, तो इसको तुरंत वोटिंग खत्म होते ही समराइज कर देना और इतना स्पेसिफिक कि 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी या 50 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी, ये कहना मुश्किल मुझे लगता है। मुझे अपने लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें एक बात समझ में आ रही है कि त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी, डिसाइसिव होगा या तो भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, जो भी होगा उसके लिए। दूसरी बात, कांग्रेस इसमें नहीं है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी करते रहे, ये पूरी तरह से बाइपोलर इलेक्शन के तौर पर है। अच्छा, वोट परसेंट तो मेरे पास आया है ना विजय जी? हाँ। वो कह रहा है 57.85%। हालांकि हो सकता है कि इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो अभी। तो हो जाएगा, थोड़ा तो 60 हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा, करीब करीब 60%। 62 से अगर कम होता है, 62.5 से 2-2.5-3% भी कम होता है, तो हो सकता है कि वो भी एक इशारा करता हो। वो इशारा करेगा क्योंकि फिर वो उतनी नाराजगी नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये भी बदलता रहता है ट्रेंड। दूसरी बात कि जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी कि केजरीवाल साहब की विश्वसनीयता पर तो थोड़ा सा डेंट हुआ ही है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने भी उसमें मदद की है, और जो 16% वोट विधानसभा में केजरीवाल साहब के साथ आता था, जिसे हम स्विंग वोट कह रहे हैं 16 से 20%, उसमें से काफ़ी हिस्सा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है। तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर तय करेंगी। मुस्लिम वोट तय करेगा कि क्या उसने हमेशा की तरह से एंटी बीजेपी वोट किया है, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी कोई ताकत हुई है, या 2 ही सीटों पर सही एमआईएम को उसने मजबूती दी है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर, इसलिए कह रहा हूँ इतने सारे फैक्टर्स आज के शाम में जमा हो गए हैं जिनको
मैं तो वैसे ही गणित में बहुत कमज़ोर रहा हूँ, तो समराइज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन त्रिशंकु विधानसभा नहीं होने वाली है, वहाँ पर एक डिसाइसिव फैक्टर होगा और भारतीय जनता पार्टी का सीट और वोट दोनों बढ़ेंगे, ये भी तय है। ठीक है, ओके विनोद जी, अब 11, 12, 13 सर्वे आ गए, 80% सर्वे बल्कि 90% ये कह रहे हैं 85% के आसपास के बीजेपी जीत रही है। छोड़ देते हैं वो फैक्टर, अगर मान लेते हैं कि ये सारे के सारे विश्वसनीय हैं, सही हैं, तब भी क्या एग्जिट पोल पर अब यकीन करने का समय भी है क्या विनोद जी? देखिए मानक, हमको इनका सैंपल साइज नहीं पता, क्या सैंपल साइज है इनका। इन्होंने कोई हमको प्रेडिक्शन के अलावा और कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया, आंकड़े बताए कि इतने आंकड़े आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आगे है, कुछ कह रही है बीजेपी आगे है। तो इन पे इनकी विश्वसनीयता तो मैं समझता हूँ डाउटफुल है ही। लेकिन चूंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमको चर्चा करनी है, तो मुझे लगता है ये बात सच है कि ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में कांग्रेस नदारत थी। हम भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। और ये जो बड़ा फैक्टर हो सकता था अगर कांग्रेस अच्छे से लड़ती और वोट काटती आम आदमी पार्टी का, वो नहीं हुआ। वो मुझे नहीं लगता वो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर वो नहीं हो रहा है तो ये मुकाबला इट इज़ टच एंड गो, इट कैन गो ईदर साइड। ओके, और ज़्यादा चांसेस मुझे इसमें आम आदमी पार्टी के लगते हैं। हो सकता मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं तो उसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह से ये सर्वे वाले बात कर रहे हैं। लेकिन मैं भी आपको कोई आंकड़ा नहीं दे सकता अपने आर्गुमेंट की सपोर्ट में। लेकिन जो वॉइसेस मैंने सुनी है उसके बेसिस मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब के शर्मा मुस्कुरा रहे हैं आज, और मुस्कुराए भी क्यों ना। 13 सर्वे आए हैं जिसमें से सिर्फ 3-4 सर्वे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे। के शर्मा, दिल्ली में लगता है आपको क्या फीडबैक आ रहा है? एग्जिट पोल छोड़ भी दें तो ग्राउंड से क्या फीडबैक आ रहा है? क्या मार लिया मैदान इस बार दिल्ली का? नहीं, मैं पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा सर। कि देखिए, आज एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेके बड़े प्रश्न हैं। मानक जी, मैं भी लंबे समय से आपके चैनल में और तमाम चैनलों में डिबेट करता रहा हूँ। मुझे हरियाणा का चुनाव भी याद है, मुझे महाराष्ट्र भी याद है, और आगे की भी पीछे के और कई चुनाव याद है। जब भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, एग्जिट पोल दिखाते हैं, तब यही यानी तमाम ऐसे राजनीतिक विश्लेषक होते हैं जो टीवी चैनल पे बैठ के मोदी जी को जी भर कर गाली बकते हैं, जी भर के कोसते हैं जितना हो सके। आज उन्हीं लोगों की, आप कई ऐसे लोगों को, अभी मैं कई चैनलों से होके आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नहीं साहब, विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न है एग्जिट पोल पर। लेकिन उस समय उनको, भाजपा को और मोदी जी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अच्छी बात है, होना चाहिए, अपने विचारधारा, अपने उस पर अडिग रहना चाहिए। और जहाँ तक आपने दिल्ली का प्रश्न किया, मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर में जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मेरे पास कम से कम 12, और आपने जो 2 एक्स्ट्रा बताया, लगभग 14 लोगों यानी ऐसे पोल्स हैं जो मेरे पास डाटा जिसके सामने हैं। और मैं ये सारे डाटा एनालिसिस देखा अभी। मैं नहीं कहता, मैं तो हमेशा से मानता रहा हूँ ओपिनियन पोल को भी और एग्जिट पोल को भी, कि वो एक दिशा दिखाते हैं और ये बताते हैं कि कहाँ जा रहा है चुनाव। जब मैं छत्तीसगढ़ का चुनाव था तब भी कहता था एक बात, कि देखिए, जब यदि हम 15 सीट पर हैं, 90 सीट वहाँ थे, 15 सीट पर हम थे, और हमें जब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल 30 से ऊपर दिखाते थे, 32-35, तब मैं कहता था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और काफ़ी अच्छे बहुमत से आएंगे। उसके पीछे एक मेरा तर्क था, और वो तर्क मैं ये देता था उस समय भी। मानक जी, आपके साथ लंबी डिबेट किया हूँ उसमें। मैं कहता था कि यदि 10%, 5% सीटों में डिफरेंसेस आता हो पिछले चुनाव से किसी पार्टी का, तो समझ में आता है कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर सीटें घट बढ़ रही हैं। लेकिन यदि 50% डाउन दिखाए, तो इसका मतलब कि जमीन पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर केवल 2-4-10 सीटों पे काम नहीं करता, फिर वो पूरे राज्य में काम करता है। तो ये जो आंकड़े हैं ये दिखाते हैं कि फिर ये सीटें जब बढ़ती हैं और जो सरकार सत्ता में होती है उसकी सीटें जो घटती हैं, उसकी लिमिट नहीं रहती। जैसे छत्तीसगढ़ में हम जो है 15 से गए तो सीधे 52-54 पहुंचे, और कांग्रेस जो है 70 के ऊपर थी, वो घटी
तो एकदम जाकर नीचे पहुंच गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ भी सेम जो है परिस्थिति जो है दोहराई जा रही है, और यही स्थिति का आकलन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हम अच्छी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अब रही बात कि यहाँ क्या क्या फैक्टर रहे हैं, तो मैं आज भी एक आकलन पूरे समराइज करूं, आज वो दिन नहीं क्योंकि चुनाव के प्रचार समाप्त हो चुके हैं, वोट भी पड़ चुके हैं। यहाँ 3 मेजर विषय सामने थे। एक था व्यवस्था, एक थी विश्वसनीयता और एक था विकल्प। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आम आदमी पार्टी आई और व्यवस्था पर ही ऐसा प्रहार किया उसने 10 सालों के अंदर पे कि सारी व्यवस्थाएं जो है ध्वस्त हो गई। अराजकता का एक माहौल, स्वयं कहते रहे कि हम अराजक हैं, हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ना झगड़ना, ये सारी परिस्थिति बनी रही। दूसरी प्रश्न है कि विश्वसनीयता। आप पार्टी ने कहा कि साहब हम ये देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पंजाब का उदाहरण तो बहुत सामने है, एक जो भी उनको देना था। लेकिन दिल्ली में भी जो फ्री बिजली फ्री पानी, अब फ्री बिजली फ्री पानी था तो मुझे ये नहीं समझ आया। मैं तो कई बार डिबेट में पूछा कि भाई जब फ्री बिजली फ्री पानी था तो 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया झुग्गी बस्तियों के अंदर में सरचार्ज आने का क्या विषय था। और उस पर स्वयं केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं आप लोगों के ये सारे बढ़े हुए जो है बिल माफ करूंगा। आप और वो भी सारे मामले 19 कोरोना काल के हैं, कोरोना के दौर के। तो इससे साफ समझ में आता था कि जनता जो है पूरी तरह से जान चुकी थी कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, और इसके स्थिति जो है स्पष्ट थी जमीन पर। आप कितना भी छुपा ले, टीवी पे बैठ के 2-4 समर्थक खूब बोल सकते हैं, बोलते भी रहे हैं, लेकिन इससे होता नहीं है, क्योंकि जमीन पर आप जाएंगे मानक जी तो दिखता है कि रिएक्शन क्या है। ओके, अंदर में उन लोगों के अंदर में क्या स्थिति है। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं विकल्प। विकल्प में 2 चीजें थी, एक थी भारतीय जनता पार्टी और एक विकल्प था कांग्रेस। कांग्रेस की स्थिति तो पूरे देश में मानक जी कहने की जरूरत नहीं है क्या स्थिति है और किस तरह की अब स्थिति है उनकी, कि हिमाचल में क्या हालात हो रहे हैं, जहां जहां वादे किए हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादों को 100% ढंग से पूरा किया है। तो एक विश्वसनीयता, एक विकल्प भी जो था, वो विकल्प के रूप में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनना, मैं समझता हूं सही समझा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वसनीयता, उनकी गारंटी, और हमारे अमित भाई शाह हों, चाहे जेपी नड्डा साहब हों, अध्यक्ष हों, इन सब लोगों की एक सामूहिक जो मेहनत थी, उस पर एक रणनीति थी, उसके अंतर्गत हमारे लाखों करोड़ कार्यकर्ता जमीन पर गए, लोगों को कन्विंस किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया। और मैं समझता हूँ कि परिणाम हमारे पक्ष पर आना चाहिए, 100% आना चाहिए। आज एग्जिट पोल है, अब कोई कह सकता है कि एग्जिट पोल पे इतने खुश मत होइए, मैं किसी खुशी और उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, जैसा मेरे पास अभी मैट्रिक्स का पीपुल्स इनसाइट, पीपुल्स पल्स और जेवीसी पोल्स आपने बताया, पी मार्क बताया, चाणक्य स्ट्रेटेजी, तमाम मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं, मैं देख रहा हूँ। इसमें सब में जो दिखा रहा है, तो उससे मुझे और भी मेरा विश्वास दृढ़ हो रहा है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ओके, हाँ, बाकी अब थोड़ा पंकज शर्मा कम होगा मोदी जी को, शायद कुछ लोग सबक सीखेंगे। ठीक है, पंकज शर्मा। पंकज जी, आप एग्जिट पोल्स पर यकीन कर रहे हैं अब या छोड़ दिया है आपने? एग्जिट पोल्स का कोई मायने ही नहीं है। 6 बजे मतदान खत्म हुआ, मतलब 6 बजे ऑफिशियली खत्म हुआ, थोड़ा और चला होगा 1-8 घंटे, और आधा घंटे में 13-14 हजार पोलिंग बूथ्स का सब डाटा कंपाइल भी हो गया और रिजल्ट्स भी आ गए, एग्जिट पोल्स भी आ गए। देखिए, इस बार मैं शुरू से कह रहा हूं कि दिल्ली हंग असेंबली की तरफ बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। दोनों से जो उकताहट दिल्ली के मतदाता को है, तो इन दोनों की मुझे लगता है 30, 33, 32, 33 सीटें आएंगी, बहुत कांटे की टक्कर है। अब कुछ एग्जिट पोल आपके बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 46%, 48% वोट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अब तक अधिकतम वोट प्रतिशत दिल्ली में मिला 47%, 1993 में, 1992 की घटना के तुरंत बाद 47%। कांग्रेस को तब मिला था 34%। 98 आया तो कांग्रेस का हो गया 48 और भारतीय जनता पार्टी का 34, मतलब ठीक उलट। 2003 में कांग्रेस को फिर 48 मिला और भारतीय जनता पार्टी को 35%। 2008 में कांग्रेस को 40
भारतीय जनता पार्टी को 36। 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी को 33 मिला, आम आदमी पार्टी को 29.5 मिला और कांग्रेस को 24.5% वोट मिला। 2013 से ये सिचुएशन बदलनी शुरू हुई। उस वक्त 5.25% वोट आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी को भी मिल गया। तो ये 2013 में आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस का वोट खाना शुरू किया तो कांग्रेस को नुकसान शुरू हुआ। 2015 में आम आदमी को 54 हो गया, भारतीय जनता पार्टी को 32, कांग्रेस को 10, पौने 10। 2020 आया, आपको 53, पौने 10, भारतीय जनता को पौने 38, कांग्रेस को 4.25%। क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो दिल्ली में विधानसभा में 35, 36, 37% के आसपास रहता है। उतना इस बार कायम रख पाना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल पड़ रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट है 48 से 54%, पहले ये वोट कांग्रेस को मिला करता था। इस बीच जैसा मैंने कहा इसका बड़ा हिस्सा आपने हड़प लिया। तो ये जो वोट कांग्रेस का आपने हड़पा था तो इस बार कांग्रेस की तरफ काफी बड़ी मात्रा में वापस आता दिखाई दे रहा है। कितना? इसलिए इस बार पंकज जी, कितना आएगा? अच्छा इजाफा कांग्रेस को, देखिए लोकसभा का जब चुनाव हुआ 2024 का तो कांग्रेस को दिल्ली में 19% वोट मिले हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 19, 20, 21% के आसपास पंकज जी एक सेकंड, लोकसभा की विधानसभा से तुलना मत करिए पंकज जी। वैसा ही रहे। पंकज जी एक सेकंड, लोकसभा की विधानसभा से दिल्ली की तुलना मत करिए। लोकसभा में आप दोनों मिलकर लड़े थे, इसीलिए कांग्रेस को 19% वोट आया था। लेकिन विधानसभा में आप अलग अलग लड़ते हैं और विधानसभा में पिछले चुनाव में आपको 4%, कांग्रेस को 4% वोट था। अब 4 से आप कह रहे हैं 20 पहुंच जाएगा। 24% लगाया, कांग्रेस को 19, आम आदमी को 24। अरे सर मैं वही कह रहा हूं, वो इतना इसलिए मिला था क्योंकि आप मिलकर लड़े थे। अकेले लड़ते तो शायद इतना नहीं मिलता। देखिए इस बार न तो आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिलेगा और न भारतीय जनता पार्टी का 35-36% वोट कायम रहेगा। ऐसे में जो कांग्रेस का वोट है वो बढ़ने के बहुत आसार हैं। आप हैरत में पड़ जाएंगे इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत देखकर भी और सीटों की संख्या देखकर। अगर 20% वोट आया पंकज जी कांग्रेस पार्टी का तो फिर तो सीटें भी बम्पर आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो 0, 1, 2 पे अटकेगी। 20% वोट बहुत होता है पंकज जी। कांग्रेस को कम से कम आधा दर्जन सीटें मिलने के तो स्पष्ट आसार हैं। आप 6 सीटें कह रहे हैं पंकज जी, सीट अदर्स को भी मिल सकती है। ओके, ऑल राइट। पंकज शर्मा कह रहे हैं इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर, त्रिशंकु विधानसभा होगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिल सकता है, 6 सीटें तक भी मिल सकती है। मानक जी एक बात, एक करेक्शन चाहता हूं, छोटा सा, एक करेक्शन छोटा सा देना चाहता हूं, छोटा सा करेक्शन। मुझे पंकज जी की जो सेलेक्टिव यहां पर जानकारी है उससे बड़ी हंसी आई। ये तो पत्रकार रहे हैं, कम से कम थोड़ा सिलेक्शन से हटिए ना, इतने क्यों पूर्वाग्रही होते हैं? आप अपने लोकसभा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा कभी जो है 34-38% से ऊपर नहीं गई। अपना लोकसभा का गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कितने परसेंट? नहीं, विधानसभा कह रहे हैं, वो लोकसभा नहीं कह रहे हैं। 54 से 55% वोट। लोकसभा नहीं कहा पंकज जी, विधानसभा का नहीं, उन्होंने अभी लोकसभा का गिनाया ना कि हमारा 18%, 24% वोट है लोकसभा में। जब आपने कहा कि आप मत तुलना कीजिए, तो आप अपनी बताने के लिए आप लोकसभा का सहारा ले रहे हैं, तो बीजेपी तो यहां 54% वोट लेके खड़ी है। स्वागत। निमी, आप एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को जाहिर है आज तो रिजेक्ट ही करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम वी आर नॉट ओवर एक्सूबरेंट। हम नहीं चाहते कि हम अपने एंथुजियाज्म में कुछ ऐसा बोल जाए जो हमें वापस अपने शब्दों को खाना पड़े। सो हमारा कन्विक्शन थोड़ा और डीप लेवल का है। सो वी विल वेट टिल 8th of February। ओके, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि आज वोटिंग बढ़िया हुई है? क्योंकि अब से पहले आपकी पार्टी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी पुलिस, बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को निकलने नहीं देंगे आपके वोटरों को। आपके प्रवक्ता मेरे इशू पर आकर बताकर गए कि नहीं, वोटिंग तो अच्छे से हुई है। जी नहीं, मैं उनसे बिल्कुल डिफर करती हूँ। वोटिंग इस बार भाजपा ने
हर वो ट्रिक जो वो इस्तेमाल कर सकते थे वो इस्तेमाल की है वोटर्स को लुभाने के लिए और वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पुलिस और ईसी का जो इस्तेमाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा भी फॉल्स नैरेटिव, ईडी, सीबीआई, झूठे केस, झूठे लीगल केसेस, इन सबको दिमाग में चिपका दिया है वोटर्स के। तो वोटर्स जो वाकई कई बार जो है वल्नरेबल होते हैं वो यही सोचते हैं कि वाकई हमने ऐसा किया है, जबकि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। जो हमारे अपने डीप कनेक्ट है लोगों के साथ, उनको पता है कि आम आदमी पार्टी सिंसियरली काम करती है, सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करती है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप कह रही हैं कि उन्होंने वोटरों के दिमाग को कर दिया है, रिग कर दिया है या इन्फ्लुएंस कर दिया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज वोटिंग तो ढंग से हुई ना, आपके वोटर निकल पाए ना, पोलिंग बूथ तक जा पाए ना। जी हाँ, दिल्ली की स्पिरिट को मैं सलाम करती हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत जगह इस तरह की चिंदी चोरी की है। जैसे छोटी छोटी इन्होंने कोशिशें की हैं कि कहीं बैरिकेड लगा दिया है, कहीं वोटर्स को धमकाया है। मेरे पास अभी एक वीडियो आया था जिसमें कोई क्रिमिनल जो है वो ये कह रहा है कि अच्छा ये लोग आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो उनको ठोको, बीजेपी को वोट दो। तो इस तरह की गुंडागर्दी हुई है, सरेआम हुई है। उसके सैकड़ों वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा से हमें और किसी चीज की उम्मीद ही नहीं है। वो ऐसे ही करते हैं। मोरालिटी, नैतिकता का दूर दूर तक भाजपा का कोई नाता अच्छा, आप नहीं है। चुनाव जीत रहे हैं ना, और कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? देखिए वो तो 8 तारीख को रिजल्ट बताएगा, बट हमने अपना काम पूरी मुस्तैदी से, सिंसियरली किया है। और बाकी जनता के दरबार में हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं। काम की राजनीति हम हमेशा करते हैं, करते आएंगे। तो हमें शुरुआत से ही आदत है कि पॉलिटिकल क्लास हमारे लिए हमेशा हार्श रही है। पहले कहते थे इलेक्शन जीत के दिखाओ, एक भी सीट आ जाए, फिर 28 सीटें, फिर उसके बाद 67 सीटें, फिर 62 सीटें। ये हमारे ऊपर कभी काइंड नहीं रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट मीडिया ऑल्सो हैज बीन वेरी हार्श ऑन अस, बट वी हैव बीन मेकिंग इनरोड स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड नाउ आम आदमी पार्टी इज अ फोर्स टू रेकन विद। इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, whether or not you would want to believe। तो हम अपना काम सतर्कता से करते आए हैं, करते रहेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। और ऐसे विपक्ष में बैठने का जनादेश आया तो स्वीकार करेंगे? ये ईवीएम तो नहीं फिर वो लेके बैठ जाएंगे आप? देखिए जो भी होता है एविडेंस बेस होता है। अगर जनादेश ऐसा मिला है और कोई धांधलेबाजी नजर नहीं आ रही है तो हम पूरी तरह से हाथ जोड़ के ह्यूमिलिटी के साथ उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन वाकई अगर कुछ ऐसी एविडेंस आती है जिसको मना नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो फिर उस मुद्दे पे बात होगी। हम फर्जी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। के शर्मा उंगली उठा के बहुत देर से बैठे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं के शर्मा, बोलिए। नहीं, मुझे तो आश्चर्य है। अभी मैं सुन रहा था कि आप चुनाव खत्म हो गया मैडम, अब हकीकत बोलिए, अब सत्य पर आइए। अब चुनाव नहीं है। आप जो कहते हैं कि एक वोट दे के दिखाओ, आप तो वो पार्टी है जो कहते थे हम राजनीति में आएंगे ही नहीं। आप तो राजनीति दल बनाने की बात ही नहीं करते थे। आप तो बच्चों की कसम केजरीवाल खा के कहते थे कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। बंगला, गाड़ी, सुरक्षा की तो बात जाने दीजिए। लेकिन मानक जी, आज मैं दूसरी बात करता हूँ। इस चुनाव को ही समझना चाहिए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कैसे की अपने मुद्दों की? सबसे पहला मुद्दा आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उठाया फर्जी वोटर का। फर्जी वोटर के बाद से लेकर और अंतिम जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ अरविंद केजरीवाल का, उसमें उन्होंने ईवीएम पर बात उठाई। फर्जी वोटर करके चुनाव आयोग को खूब जो कुछ बोलना था बोला। इसके बाद जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ईवीएम पे प्रश्न उठाया, क्योंकि हार उनको सामने दिख रही थी कि 10% वोट पहले से इसमें डले हैं, ये है वो है, जितना झूठ फैला सकते थे वो फैलाया। और इसके बीच के मुद्दे क्या थे? इसके बीच के मुद्दे थे कि मुझे जान से मार देंगे, आतिशी और सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, नदी में जहर घोल दिया है जी। मतलब आप सोचो क्या स्तर है आम आदमी पार्टी का, क्या लेवल है इनके झूठ का। गिरफ्तार कर लेंगे, जान से मार देंगे, पूरे नदी में जहर घोल दिया जी। इससे लगता है कि ये हताश और निराश थे। इनको पता था कि जनता जो है बुरी तरह से नाराज है। अरे पत्थर आप पर फेंक रहा है और जनता एक बात फेंक बताइए रही है साहब।
आम आदमी इतने पार्टी का तो तमाम जवाब आपने दे वीडियोस दिया। थे जिसमें जनता आज एग्जिट दौड़ा पोल रही पर थी आइए ना, केजरीवाल जरा को। एग्जिट पोल पर जी। आइए। आप थोड़ी देर पहले खुद कह रहे थे कि हाँ, भाई 2-3 बार मैं एग्जिट तो पोल उसी गलत पे- हो गए। आज आप उन पर यकीन क्यों कर रहे हैं? जी, क्योंकि आपके पक्ष में आ रहे हैं मैं इसलिए। कहाँ कहा, मैंने आपसे क्या बोला है? नहीं, मैंने कुछ बात बोला, आप उसको समझिए सर, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हाँ, मैंने कहा कि मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये एक दिशा दिखाते हैं, ये बताते हैं कि अरे पर चुनाव दिशा में गलत थी जनता ना का हरियाणा मुल्क में। किधर है, कहाँ जा रहा है। लोकसभा में भी आप सुन- गलत थी। आप सुनिए तो मेरी बात सुन। हाँ। आप मेरी बात तो पूरा सुनने दीजिए मानिक जी, मैं जो बोला हूं मैं वही रिपीट कर रहा हूं आपको, कोई अलग नहीं बोलने वाला हूं। ये दिशा दिखाते हैं। हम आज जो एग्जिट पोल आया है वो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो आकलन है, हमारे जो नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हमारे पास फीडबैक है, जो मैं हरियाणा के चुनाव में भी दम ठोक के बोलता था आपसे इसी चैनल पर कि हम चुनाव जीत रहे हैं और कोई नहीं मानने को तैयार था, तब भी हम ये बात दावे से कहते थे। तब क्यों कहते थे? इसी अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक पे बोलते थे। आज आपका एग्जिट पोल हमारे आकलन की तरह दिख रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से कि जो दिख रहा है ये हमारा भी आकलन है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है। बाकी ओके, एग्जिट पोल पंकज शर्मा। गलत है, सही है, इस पे विश्लेषण करके जिनको 2 दिन रात सोना है अच्छे से सोए, 2 दिन बाद फिर उसी स्थिति में। मैं तो पहले भी कहा यही वो लोग थे जो ठीक है, कहते ओके, थे पंकज शर्मा। कि एग्जिट पोल पंकज साहब आ शर्मा। गया है भाजपा के विरुद्ध, पंकज मोदी जी- जी को खूब गाली दे दो। पंकज जी, 8 2 दिन तारीख खुश को- रहते थे, तीसरे दिन टीवी में बेचारे मुंह नहीं दिखा पाते थे। ओके पंकज जी, 8 तारीख को ईवीएम के बहाने बनाए जाएंगे क्या दोनों पार्टियों की तरफ से? बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों यही करते हैं, हारते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठा लेते हैं। नहीं, ईवीएम का कोई बहाना पहले नहीं प्रेस कर बनाता चुके है। हैं महाराष्ट्र केजरीवाल। और हरियाणा जैसे राज्यों में जमीनी स्थिति जो दिख रही थी, उससे पहले मध्य प्रदेश में जो दिख रही थी, और नतीजे जिस तरह के आए, तो स्वाभाविक तौर पर ईवीएम पर संदेह खड़े हुए, मतदाता सूचियों में हेरफेर के संदेह खड़े हुए। अभी राहुल गांधी ने लोकसभा में भी ये मसला उठाया कि इतने वोट महाराष्ट्र में क्यों इस तरह से बढ़ गए। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अगर दिल्ली के चुनाव में इतनी ही बढ़िया होती, आज महामना कुंभ में महा स्नान करने जाते, आज ही के दिन क्यों गए? क्योंकि आज मतदान हो रहा है दिल्ली में, उस मतदान का महत्व और बढ़ा दिया जाए। दिवालिया लोगों की भाषा है। 11 साल से ये दिवालिया लगातार हो चुके हैं राजनीतिक रूप रिवाजों से। की याद उनको तभी आती है वोट पड़ रहे होते हैं। अगर स्थिति अच्छी होती तो ये सब करने के, ये सब कर्मकांड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब स्टूडियो विनोद शर्मा। मैंने जी, ये- एक चीज और इनसे के शर्मा, एक सेकंड रुकिए प्लीज। इनके भी नेता संदीप दीक्षित अरे रुकिए आज ना। मंदिरों में क्यों गए? हाँ हाँ, रुकिए ना। क्या जरूरत थी मंदिरों में जाने की? एक सेकंड के शर्मा। क्यों मंदिरों विनोद में पूजा करने चले जाते जी, हैं? के प्लीज एक सेकंड रुकिए ना जरा, एक सेकंड। हाँ विनोद Can I जी, come in? ये बताइए, एग्जिट पोल तो नहीं, जैसे आप आज आ गए और इस पर इनको सबकी कम से कम। के प्लीज रुकिए ना, एक सेकंड रुक जाइए। ये दिवालिया राजनीतिक स्टूडियो रूप से स्टूडियो दिवालिया हो चुके ओनली लोग। स्टूडियो के प्लीज जिनके पास रुक बुद्धों का जाइए, दिवालियापन है। रुक जाइए अब के प्लीज। हाँ अब दिवालियापन विनोद हो जी, गया। यहाँ से शुरू करिए, 1 मिनट। अरे पंकज जी 3-4 प्लीज, पंकज जी हफ्तों रुकिए से ना। भारतीय जनता पार्टी पंकज जी प्लीज, अभी 2 मेहमान बिल्कुल नहीं बोल पाए, प्लीज। विनोद जी, अब ईवीएम का मसला आपको लगता है उठेगा? और देखिए, बीजेपी तो नहीं उठाती है, हाल के 10 सालों में हमने ये देखा है, वो पुरानी अलग बात है कि हारती भी है तो बीजेपी ईवीएम को नहीं कोसती है। आपको लगता है, संभावना दिखती है कि अगर 8 तारीख को नतीजा उल्टा हुआ? ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कैंपेन किया और उनके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम जीत भी जाएंगे तो ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे। ईवीएम बेईमानी वाला खेल नहीं है। ईवीएम प्रोसेस की रिलायबिलिटी का, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस का खेल। एक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हटा दिया था ना, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें कि वी आर नॉट डाउटिंग योर इंटेग्रिटी, वी आर डाउटिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच यू केम। तो ये प्रोसेस की इंटेग्रिटी की बात है। पर केजरीवाल जी तो बोल चुके 10% की गड़बड़ी होती है अरे ईवीएम में। आपने कहा ना कि जब मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर बात कही है, और बीजेपी ने खुद से सबसे पहले जब उस पर उंगली उठी थी ईवीएम पे, तो वो तो बीजेपी अग्रसर थी, और उनके एक नेता अब आज के दिन पार्लियामेंट में बैठते हैं जिन्होंने किताब लिखी थी और उसका प्रीफेस माननीय आडवाणी जी ने लिखा था
पॉलिटिकल पार्टीज की फ्रीडम होती है कि वो दे कैन रेज क्वेश्चंस। अगर आप इस बात पे अंकुश लगा दें कि यू कांट रेज क्वेश्चंस, क्योंकि तो इस्टेब्लिश हो चुका है, और चंद्रचूड़ साहब जिनके कई जजमेंट्स पे बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और जो आज आके एंडोर्स करते हैं कि ईवीएम इज वेरी गुड, तो क्यों माने कोई उनकी बात पे? पर इसमें चंद्रचूड़ जी कोई इंडिविजुअल थोड़े हैं विनोद जी। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन उसने ईवीएम्स को अपहोल्ड किया है। यू आर राइट, बट सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन under his tenure has given half judgments, not taken justice to the logical conclusion. देखिए ये बड़ी बहस है, हम इसमें ना पड़े। हाँ ठीक है, मैं भी वही मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है, किसी भी राजनेता का, पॉलिटिकल पार्टी का, कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए। और जब उस लड़का कहता है जो अखिलेश कि मैं तो जीतूंगा भी जब भी प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा, तो देन यू हैव टू गिव इट टू हिम। देखिए ये लेट देयर बी अ लेवल प्ले फील्ड। ईवीएम कहीं जाने वाला नहीं है। ईवीएम रहेगा जब तक कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल नहीं होता है इस देश में, तो ईवीएम तो रहेगा, और ईवीएम पे सवाल भी रहेंगे और इलेक्शन भी होते रहेंगे। ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, वो चलता रहेगा। तो उसमें बड़ी बात क्या है यार? ओके, विजय त्रिवेदी, देखिए 8 तारीख को विजय जी क्या होने वाला है? आपकी दूरदृष्टि क्या कह रही है? 8 तारीख को जो जनता ने तय किया वही होने वाला, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। जो आज वोट डाला है वही होगा। उसमें कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं। महत्वपूर्ण बात वही है, जैसे आपने ईवीएम की चर्चा कर दी ना, एक तो मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ, बल्कि मैं उससे एक कदम आगे चलता हूँ कि सवाल उठाना लाजमी है। और जो सवाल उठाने को हम लोग कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, आप किसी भी मसले पर कोई सवाल उठाता है तो आप कहते हैं सियासत कर रहे हैं। मैं इस पर बार बार जोर देके कहता हूं कि सवाल उठाना सियासत नहीं है, बल्कि सियासत के लिए जरूरी है कि सवाल उठाए जाए। ठीक है, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो उसमें ईवीएम का सवाल खड़े करने का मतलब सरकार पे सवाल खड़े करना नहीं ना, वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस पे सवाल खड़ा होता है तो उसको ठीक करने के लिए सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन हर बात पे सवाल खड़े करना, क्योंकि आप देखिए जितने चुनाव हुए उसमें हर जगह पर, अभी वो सीईसी साहब भी, जिनसे हम लोग बहुत खुश नहीं है, उन्होंने भी साफ किया कि इतने राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह अलग अलग सरकार आई है ना। तेलंगाना में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, पंजाब में अलग है, हिमाचल में अलग है। तो जब अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकारें, अलग अलग नेता चुनकर आ रहे हैं, वोट परसेंट का वो जो मार्जिन है वो बदल रहा है कि वाराणसी में भी बदल जाता है, अयोध्या में भी हार जाते हैं, तब 67 और 62 सीटें भी तो ईवीएम से आई थी। 67 से और 62 सीटें भी तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, हिमाचल जीती है। इसलिए फिर उस पर सवाल खड़ा करना एज ए होल पूरे की ईवीएम खराब हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है। झारखंड भी तो जीते ना, झारखंड भी अभी जीते, झारखंड जीते ना। ईवीएम, मैं कोई एलन मस्क, मेरा कोई गाइड नहीं है, हाँ, लेकिन आप एक बात तो मानते हैं कि एलन मस्क जो है टेक्नोलॉजी समझता है, और ये वैसी टेक्नोलॉजी जिसको ज्यादा समझता है। उसने भी कहा है कि मैं ये कह रहा हूं वोटिंग कि जो होनी चाहिए, इट शुड बी अ बैलेट वोट, बैलेट से होनी नहीं, एक मिनट विनोद जी, उसने इलॉन मस्क ने वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, किसी और देश के चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में, देखिए, लेकिन अमेरिका में तो बैलेट से ही होती एक है मिनट, यार। मैं उसके आगे बता रहा हूं। उसके कुछ ही दिन बाद जब हमारे यहाँ वोटों की गिनती हुई तो इलॉन मस्क का बयान खुद ये था, ये देखो इन्होंने तो इतनी जल्दी गिन लिए, हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 दिन वोट ही गिनते रहते हैं। तो उन्होंने ईवीएम की तारीफ भी की है। ईवीएम के आने के बाद तारीफ भी 2 की है। बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार मेरी रही है। बात सुनो ना यार, वीवीपैट जो है यूनिवर्सली लागू कर दो, सारा हाँ, तो वही कह रहा हूं कि सारा सुधार मामला करने खत्म की- हो जाएगा। सुधार करने की बात ईवीएम है, से ही वोट सिस्टम में रखो, कोई- हाँ। वीवीपैट सब पे लगाओ। ठीक है, नहीं, वीवीपैट तो सब पे है। ओहो, वीवीपैट जो आज मैं वोट करके आया हूँ, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो वोट गिर नहीं रहा। हाँ, वो देखो, वोट गिरता है नीचे, गिरता है ना नीचे, उसमें सर दिखता है नीचे गिर जाती है। और वो पर्ची। लाइट उसमें भैया जल रही जिसमें होती है। मैं डाल के आया हूँ, मानक जी, उसमें देखा मैंने कि इसको वोट गया है। वो ये कहीं विदेश में डाल रहे थे। आज तो मैं मानक keep जी, quiet एक मिनट रुक मानक जाइए। जी, ये हर चीज में बीच में इंटरफेयर करते हैं यार। मैंने मानक जी, आप 4 मेरे विरुद्ध बैठाए हुए हैं, अरे कौन तुम्हारे विरुद्ध है यार? यू आर नोबडी। मुझे बोलने का अवसर दीजिए आप। ऐसा नहीं होता है। सो इरिटेटिंग यार, अरे नहीं, प्लीज विनोद जी, वो करते रहते हैं बैठ के। विनोद जी नहीं, प्लीज। यहाँ बैठ के झूठ बोलने के लिए आए हैं यहाँ पे। He represents a national political party. He's a national shame. अरे पर्सनल मत करिए। क्यों? मुझे पता है सर, You're a national shame. मुझे पता है। Would you keep आप quiet अपनी now? बात पे 3 बार पलट रहे हैं। अरे चलो तुम यार। आप अपनी बात पे 3 बार अरे पलट इसको रहे बंद करो हैं। यार, आप please। खुद एक्यूरेट नहीं है। हाँ, बंद करो।
यहाँ पर नेशनल चैनल जो भाषण है देके ये बैठ अफवाह के। फैलाने के लिए है क्या? वन सेकंड के एक सेकंड आप अफवाह फैलाने के लिए है अरे यहाँ तुम पे? काहे के नेता हो तो यार, झूठ बोल रहा है यहाँ पे। तुमको तमीज नहीं है। काहे के नेता? आप काहे के पत्रकार हो? छोड़ो, काहे के आपसे पत्रकार हो? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। अरे हमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके के वो कौन? शर्मा एक मिनट के 1 सेकंड। एक आप जो कह रहे हैं 4 आपके विरुद्ध बिठाए हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह की बात ऐसा है। क्या कुछ बात, नहीं है, 4 ऐसे मत इनके बोलिए। विरोध में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपको पता है आपस में लड़ रहे हैं। यहां पर पंकज जी बैठे हैं और निम्मी बैठी हैं, यहां विजय त्रिवेदी, मैं और विनोद शर्मा बैठे हैं। मैं सबके जानता अपने हूं अलग अलग विचार हो सकते हैं। और देखिए यहां मैं पर सबको कोई जानता हूं। बीजेपी के मैं खिलाफ ऐसा नहीं नहीं बोल है। रहा है जो आप कह रहे हैं कि आपके हम खिलाफ EVM बिठाए हुए हैं। डिस्कस हम कर तो रहे हैं। एग्जिट मेरे पोल्स सारे- पर डिस्कस कर रहे हैं, सुन लीजिए, ईवीएम पर सब लोग सर, अपनी सुन राय लीजिए। रख रहे हैं। विजय त्रिवेदी भी जो आप कह सुन रहे हैं लीजिए, वो मैं भी भी ये कह रहे बोलना हैं चाह ना, रहा हूं। जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो सेलेक्टिव हो जाते हैं। तो मिलीजुली बात हो रही है। ये मत कहिए कि आपके खिलाफ बोलने के लिए हमने 4 लोग मैं बिठाए हुए। इसी पे नहीं, आप इस पर ही सुनिए ना। मैं एक बात कहता हूं, अखिलेश जी ने जो बोला वो तो हरिश्चंद्र के सत्य है सर। 1000 झूठ जो बोला होगा अखिलेश जी ने, वो उस पे इनका विनोद जी का कोई कमेंट नहीं है। यहां पर बैठ के संसद के अंदर में बोला अखिलेश यादव ने कि खुदाई हो रही है मस्जिद की। किस मस्जिद की खुदाई हुई है विनोद जी? किस मस्जिद को खोदा गया है? अरे चर्चा वो सत्य ईवीएम की था। हो रही थी के शर्मा, अखिलेश इसीलिए यादव ईवीएम बोल पर देगा बात हो रही है। वो हरिश्चंद्र की आवाज होगी। मैं इसी पे आ रहा हूं कि उसने कह दिया कि वीवीपैट गलत है, यानी ईवीएम गलत है। दूसरी बात मैं पूछना उसने चाहता ये हूं नहीं कहा। विनोद जी, आप उसने ही से कहा अगर हम जवाब चाहूंगा जीतेंगे आपसे। नहीं, तब नहीं, भी नहीं, ईवीएम आपसे के खिलाफ जवाब होगा। एक मिनट एक छोटा सा करेक्शन लीजिए। कर दूं। के शर्मा सुन प्लीज एक लीजिए। सेकंड। के 1 मैं- सेकंड आप 1 सेकंड एक सेकंड एक सेकंड छोटा सा करेक्शन कर दूं, छोटा सा जी, करेक्शन। जी। विनोद जी ये कह रहे हैं भैया कि अखिलेश यादव का ये कहना कि अगर हम चुनाव जीते तब भी ईवीएम के खिलाफ रहेंगे, मतलब उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है नहीं, ईवीएम नहीं, के खिलाफ। ये कह रहे हैं विनोद और जी। मैं कह रहा हूँ सेलेक्टिव हो ये रहे हैं। प्रिंसिपल स्टैंड नहीं सर, ये सीधी सीधी किसी पर ब्लेम लगाना ही है। क्योंकि ये आप वो बार बार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बोल दिया, अखिलेश यादव ने। अरे अखिलेश यादव क्या है? इतनी पार्टियों में एक पार्टी के नेता है। अरे इसमें वैसे क्या भी है? अखिलेश यादव यहाँ लेकिन चर्चा मैं का पूछ विषय और रहा फैक्टर हूं- नहीं है। आपने विजय जी को नहीं सुना, मुझे नहीं सुना। नहीं, हम नहीं, तो खुद मानक- कह रहे हैं कि मानक जो जी- लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो मानक जी, सेलेक्टिव होते हैं। महाराष्ट्र पे नहीं उठाते, महाराष्ट्र पे उठा देते हैं, झारखंड पे नहीं उठाते, हरियाणा पे उठा देते हैं, जम्मू कश्मीर पे नहीं उठाते। फिर लोकसभा में बीजेपी 243 पर आ गई, वहां कुछ नहीं कहते। हम तो खुद कह रहे हैं। खैर